रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनू अपनी माँ संध्या के साथ घर में बैठकर आराम से बात कर रही होती है। तभी संध्या की पड़ोसन कांता आती है और संध्या से बोलती है, अरे संध्या कहाँ है? तुझे पता है वो हमारे मोहल्ले में अम्मा थी ना, लता की सास, उसका आज देहांत हो गया है। बेचारी वैसे ही बहुत तकलीफ में थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, इतनी बूढ़ी हो गई थी, उठने बैठने में भी इतनी परेशानी हो रही थी उनको, घर वाले भी उनकी देखभाल नहीं करते थे। जरा चलो तो चलते हैं उनके घर में। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं कपड़े बदल लूँ, थोड़े ढंग के कपड़े पहन लूँ। ढंग के कपड़े? इन कपड़ों में क्या खराबी है? ये भी तो ठीक ही लग रहे हैं ना। ठीक तो है, लेकिन ये गंदे हो रखे हैं। मैं अभी जा ही रही थी थोड़ी देर में कपड़े बदलने, इतने में आप आ गईं और आपने ये सब बता दिया, इसलिए बोल रही हूँ मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रुक यहीं, तुझे कहाँ जाना है? तू घर में ही रुक, मैं जाकर आती हूँ वहाँ से। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं जा सकती? आप भी तो जा रही हो ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? हमारे में कुंवारी लड़कियाँ किसी के मरने में नहीं जाती हैं, इसलिए तू यहीं घर पर रुक, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप मना कर रहे हो तो मैं नहीं जाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 13वीं के लड्डू नहीं खाऊंगी। आप जाओ, मैं सीधा 13वीं में ही आऊंगी, ठीक है ना? आप तो अरे अपनी बेटी को थोड़ा तो समझा। 13वीं के लड्डू तो ऐसे बोल रही है जैसे इसे बहुत अच्छी खुशी मिल गई है और इस चीज के लड्डू मिलने वाले हैं इसे। पागल है क्या? ऐसे नहीं बोलते। ऐसा क्यों नहीं बोलते? अभी तो आप दोनों बोल रहे थे कि अच्छा हुआ इतनी परेशानी में थी वो, तो चली गई, सारी परेशानी भी खत्म हो गई। अब जब मैंने लड्डू के लिए बोल दिया तो क्या गलत है इसमें? लो कर लो बात। 13वीं के लड्डू किसी के मरने के लड्डू होते हैं, ना ही मिले खाने को तो ही अच्छा है। इसीलिए 13वीं के लड्डू खाने को इतनी उतावली मत हो, समझी तू? हाँ तो मैंने कौन सा कहा कि ये मरने की खुशी के लड्डू हैं? मैंने तो बस इतना बोला है कि ये 13वीं के में जो लड्डू बनेंगे वो मैं भी खाऊंगी। अब लड्डू बने होंगे तो खाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। कांता, तू भी किसके आगे सर मार रही है? तू इसे कुछ बोलेगी तो तेरा ही दिमाग खराब होगा। इससे अच्छा है चल हम वहाँ चलते हैं, वैसे भी कोई मर जाता है तो अच्छा नहीं लगता, यहाँ बहस मत कर। कांता को वहीं चुप करवाकर संध्या कांता के साथ अपने मोहल्ले की अम्मा की अंतिम यात्रा में चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद मीनू खुश होते हुए अपने आप से बोलती है, इतने टाइम से वेट कर रही थी कब कोई स्वर्ग यात्रा पर जाए और उनकी आत्मा और मेरी आत्मा को 13वीं के लड्डू खाकर दोनों की ही आत्मा को शांति मिले। आज से ठीक 13 दिन बाद उनकी 13वीं के लड्डू खाने को मिलेंगे। सच में बहुत ही मजा आएगा, और हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति भी दे। मीनू तो बस 13वीं का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे 13वीं में बने लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। मीनू को किसी के चले जाने के दुख से ज्यादा इस बात की खुशी होती थी कि उसे अब 13वीं के लड्डू खाने को मिलेंगे। 13 दिन हो जाते हैं और अपनी माँ के मना करने के बाद भी मीनू 13वीं में लड्डू खाने के लिए चली जाती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मीनू की माँ अच्छा सा लड़का देखकर मीनू की शादी कर देती है। शादी के बाद मीनू अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे से संभाल रही होती है। शादी के बाद सब अच्छे से चल रहा होता है और धीरे धीरे मीनू की शादी को टाइम भी होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मीनू की सास रेखा मीनू से बोलती है, बहू, तुम्हें यहाँ आए इतना समय हो गया है और हमने तो शादी भी सिंपल सी करी थी, कोई पार्टी भी नहीं दी थी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक बड़ी सी पार्टी रख देते हैं सबके लिए। हाँ माँ जी, सही रहेगा। हम ना शादी की पार्टी में वो लड्डू भी बनवाएंगे जो 13वीं में बनते हैं। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे शादी की पार्टी कब होगी बता दो, मैं फिर उसी हिसाब से कपड़े भी तो लूंगी ना। चुप कर तू, इतने शुभ समय में भी तू क्या बकवास कर रही है? 13वीं के लड्डू पता है ना कब बनते हैं, और हमारे घर में इतना अच्छा फंक्शन होगा तो तुझे 13वीं के लड्डू खाने हैं। आज तो बोल दिया है, लेकिन आगे से सोच समझ कर बोलियो, कहाँ क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ठीक है ना? लेकिन माँ जी, मैंने इतना भी क्या गलत बोल दिया इसमें? अब हम पार्टी दे रहे हैं तो 13वीं के लड्डू रखवाने में क्या परेशानी है? वो भी तो लोगों को बहुत पसंद होते हैं। मैं तो मांग मांग कर 2-2 बार लेती थी पहले। हाँ तो ये पहली वाली बात नहीं है, अब तेरी शादी हो चुकी है, इसलिए ये सब मत बोलना। और शादी की पार्टी है, इतना शुभ मौका है, ये सब बोलकर अपना और मेरा दिन खराब मत कर। रेखा मीनू को डांट कर चुप करवा देती है,
लेकिन मीनू पर इस बात का कोई असर नहीं होता है। उसको तो तेरवी के लड्डू खाने से मतलब था बस, और उसकी ये मनोकामना पूरी भी होने को थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद मीनू की दादी सास का देहांत हो जाता है। और ये खबर जब रेखा को मिलती है तो रेखा रोते हुए मीनू से बोलती है, बहू, तेरी दादी सास का देहांत हो गया है। अभी फोन आया था गांव से, तब पता चला। चल जल्दी से कपड़े पैक कर ले, गांव जाना है। बेटा ऑफिस से सीधा गांव आ जाएगा। तेरे ससुर जी भी वही है इतने समय से। हाँ माँ जी, उनका देहांत हो गया है, तेरवी भी तो करनी पड़ेगी ना। हम ना ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, हम लोग ही उनकी तेरवी कर लेंगे और लड्डू भी बनवाएंगे। बहू, तुझे शर्म नहीं आती है? यहाँ तेरी दादी सास गुजर गई है और तुझे लड्डू की पड़ी है। तुझे पता भी है हमारे सर पर बड़े बूढ़ों का साया रहे तो कितना अच्छा होता है। तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन उनकी तेरवी के लिए इतनी खुशी मत दिखा जैसे तेरवी में नहीं शादी में जाना हो तुझे। नहीं माँ जी, मैं भी जाऊंगी। इतने दिनों बाद तो कोई स्वर्ग की यात्रा के लिए गया है, अब वो जाएगा तभी तो मुझे तेरवी के लड्डू मिलेंगे। मैं भी चलूंगी आपके साथ माँ जी, सामान बांध लेती हूँ मैं भी। कैसे पत्थर दिल बहू है तू। यहाँ तेरी दादी सास चली गई, रोना तो दूर की बात, तेरी शक्ल पर मायूसी भी नहीं दिख रही है। मुझे नहीं पता था तू लोगों के मरने पर शौक से खुशी मनाती है ताकि तुझे तेरवी के लड्डू खाने को मिले। कोई इंसान चला गया है, तुझे समझ में आ रहा है ना? माँ जी, मैं तो उदास ही हूँ, बल्कि मुझे उनके जाने से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है? जिसको जाना होता है वो तो जाता ही है ना। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुझे कितना ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ बात करके और समय खराब नहीं करना चाहती। मेरा सामान पैक कर दे और तुझे चलना है तो चल, वरना मत चल। लेकिन वहाँ जाकर ये तेरवी के लड्डू खाने का उतावलापन दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मीनू और रेखा दोनों गांव चले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि उनकी दूर की दादी की भी तेरवी है, तो मीनू उनकी तेरवी का लड्डू भी खाती है और कुछ दिनों बाद अपनी दादी सास की तेरवी का भी लड्डू खाती है। थोड़े दिन बाद वो सब लोग गांव से वापस अपने घर आ जाते हैं। गांव से आने के बाद अचानक से मीनू के पेट में दर्द होने लगता है और मीनू रेखा को बुलाकर बोलती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, आप ही काम कर लो। और हाँ, मेरे लिए कुछ हल्का सा भी बना देना खाने में। हल्का सा क्यों खाना है? तेरवी के लड्डू खाइयो ना, वो तो तुझे पसंद है। अब तक तूने दूसरे की तेरवी के लड्डू खाए, अब तेरी तेरवी के कोई और खाएगा। क्यों? सही बोल रही हूँ ना? माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरी तेरवी क्यों होगी? शुभ शुभ बोलो ना। अरे शुभ शुभ क्यों बोलना है? तू ही तो बोल रही थी ना, जो किस्मत में लिखा है वही होता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। तुझे अभी तक किसी के जाने का दुख नहीं हुआ तो अपनी बारी में क्यों डर रही है? माँ जी, मुझे तो बस तेरवी के लड्डू खाने थे, मैं उसके अलावा कहाँ कुछ बोलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये नहीं देखना होता ना तुझे कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, बस बोल देती है। अब तक बहुत खा लिए तेरवी के लड्डू, अब देने का नंबर है तेरा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना है अब तेरवी का लड्डू, और ना ही किसी को अपनी तेरवी का लड्डू खिलाना है। अब तक जो हुआ सो हो गया, अब आगे से नहीं होगा। रेखा की बातों से मीनू को डर लगने लगता है और फिर मीनू उसके बाद कभी तेरवी के लड्डू खाने को नहीं बोलती है। आशिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पति, सास, ससुर और ननद की मौत हो गई थी। अपने मायके में बैठी आशिका का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसकी माँ आशा उसे संभालते हुए बोलती है, बेटा आशिका, ऐसे कब तक आंसू बहाती रहेगी? नियति के खेल को कोई नहीं बदल सकता, तुझे खुद को संभालना होगा। माँ, कैसे संभालूं खुद को? एक पल में ही मेरी सारी खुशियाँ उजड़ गई। परसों ही वो सब मुझे लेने के लिए निकले थे और रास्ते में ये सब सारी गलती मेरी ही है। मैं यहाँ नहीं आई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आशिका की ये बात सुनकर उसका भाई केशव उससे बोलता है, दीदी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम रोना बंद करो। 2 दिन से रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है आपने। केशव और आशा तो आशिका को संभाल रहे थे, लेकिन ये सब देखती हुई केशव की पत्नी निशा मन ही मन बोलती है, 1 महीने से यहीं पड़ी थी,
यूं नहीं हुआ कि खुद ही अपने ससुराल चली जाए। अब हो गया कांड। इस हादसे के बाद तो पूरी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहेगी बोझ बनके। सभी आशिका को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। केशव अपनी बहन की ये हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, तो जांच के बाद पता चलता है कि आशिका माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो निशा के तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलती है, ये क्या दीदी, अब आप माँ बनने वाली हैं? ये चीजें अभी नहीं होनी थी। एक तो इनका पति मर गया और अब इनके आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? ये क्या कह रही हो? बच्चा आने वाला है ये तो अच्छी बात है। कम से कम दीदी के पास उनके जीने की वजह तो होगी और ध्यान तो हम रखेंगे ही दोनों का पूरी जिंदगी। सही कहा बेटा, चल अब इसको आराम करने दे। जब उठेगी तो ये खुशखबरी सुनकर इसका भी थोड़ा मन बदल जाएगा। जहाँ घर के बाकी लोग आशिका के गर्भवती होने से खुश थे, तो वहीं निशा उससे और चिढ़ने लगी थी। होश में आने के बाद आशिका भी अपने माँ बनने की खबर को लेकर खुश थी। समय गुजरता है। आशा आशिका को घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। ऐसे ही एक दिन आशा केशव से अकेले में बातें करते हुए बोलती है, बेटा केशव, मैंने सोचा है कि सारी जायदाद के 2 हिस्से कर दूं, एक तेरा और दूसरा आशिका का, क्योंकि उसका तो अब सब कुछ लुट गया। हाँ माँ, आपने सही सोचा। और वैसे भी आपकी 2 संतानें हैं, तो सब कुछ एक का क्यों होगा? बाकी मैं दीदी का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, इसकी चिंता आप मत करना। केशव की ये बात सुनकर आशा उसे गले लगा लेती है। वहीं दरवाजे पर कान लगाई खड़ी निशा ये सुनकर बोलती है, वाह मेरे महान पति, माँ यहाँ बेटी के चलते बहू को नौकरानी बनाने पर तुली हुई है और पति बहन के चलते बीवी को भिखारन बनाने पर तुला हुआ है। इस गर्भवती ननद के चलते मैं अपने घर और जायदाद के 2 हिस्से तो नहीं होने दूंगी। कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। एक शाम आशा के घर ना होने पर निशा अपनी गर्भवती ननद को लेकर मार्केट जाती है और आते हुए रास्ते में 2 गुंडे राघव और छोटू उनको देखकर कमेंट बाजी करते हुए बोलते हैं, ओए छोटे, अपन को भी शादी करने का मांगता है, फिर अपन भी अपनी प्रेग्नेंट बीबी को लेकर बाजार में घूमेगा। भाई मैं तो कहता हूँ इसको ही बीबी बना लो, बच्चा फ्री मिलेगा। क्यों मैडम, मंजूर है क्या सौदा? उन दोनों की बातें सुनकर निशा उनको जवाब देने के लिए मुड़ती है, लेकिन आशिका उसको रोकते हुए अपने साथ घर ले आती है। लेकिन घर आकर निशा के दिमाग में उसी गुंडे की बातें घूमने लगती है और वो खुद से बोलती है, मिल गया इस गर्भवती ननद से छुटकारा पाने का रास्ता। इसका सौदा ही मेरी जिंदगी को हसीन बनाएगा। समय गुजरता है। 8 महीने की गर्भवती आशिका को अब और देखरेख की जरूरत थी। इसी बीच एक दिन निशा अपनी सास आशा के पास आकर बोलती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैंने आशिका दीदी के लिए कुछ सोचा है, उनकी भाभी होने के नाते। हाँ हाँ बोल बहू। माँ जी, मुझे लगता है कि आशिका दीदी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। देखिए, अभी उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है और आने वाले बच्चे को भी तो उसके बाप का नाम चाहिए ना। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन तू जानती है उसके साथ जो हादसा हुआ है उसको ज्यादा समय नहीं हुआ और इस हालत में उसको अपनाने वाला अच्छा घर कहाँ मिलेगा। माँ जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरा ना एक दूर का चचेरा भाई है। मैंने दीदी के बारे में जब उसे बताया तो उसने सामने से खुद रिश्ता भेजा है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। अरे दीदी के गर्भवती होने से भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो यही चाहते हैं कि शादी बच्चे की डिलीवरी से पहले हो जाए ताकि नन्हे मेहमान का जन्म उनके घर में हो। अच्छा ऐसा है तो शाम को मैं केशव से बात करती हूँ। आशा केशव से बात करके उसे मना लेती है और सभी मिलकर आशिका को कन्विंस करते हैं। जिसके बाद अगले हफ्ते निशा का चचेरा भाई राघव उनके घर आता है। सभी उससे मिलते हैं। वो स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन आशिका को उसको देखकर एक अलग ही एहसास होता है, जिस पर वो बोलती है, ऐसा लगता है कि इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। तभी निशा आशिका को बोलती है, अरे दीदी, ऐसे क्या घूर रही हो? आपका होने वाला पति है, शादी के बाद जितना मर्जी घूरना। राघव से मिलकर सभी लोग जल्दी ही शादी की तैयारियां करते हैं, क्योंकि आशिका प्रेग्नेंट थी और घर में एक बड़ा हादसा हुआ था। तो इस चक्कर में शादी मंदिर में साधारण ढंग से रखी जाती है
और एक हफ्ते बाद मंडप में बैठे राघव और आशिका एक दूसरे को वरमाला पहना ही रहे होते हैं कि इतने में ही वहाँ केशव आकर निशा को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलता है, बेहया औरत, नीचता की सारी हद पार कर दी तूने। मेरी बहन का सौदा किया तूने, बेशरम कहीं की। केशव के मुंह से ये सुनकर आशा घबराते हुए बोलती है, बेटा केशव, ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, क्या कह रहे हो आप ये? और भाभी को क्यों मारा? सबके सवालों के जवाब ये खुद देगी। इससे पहले मैं इस घटिया इंसान को भी सबक सिखाऊं। इतना बोलकर केशव राघव को 4-5 मुक्के मारकर निशा के पास ही बैठाता हुआ बोलता है, मुंह खोलती है अपना, या तेरे मुंह में भी जलती हुई लकड़ी डालूं? नहीं नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं और दीदी मार्केट गए थे, तब रास्ते में हमें दो गुंडों ने छेड़ा और दीदी से शादी करने की बात की। उस दिन तो मैं घर पर आ गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद निशा उसी जगह जाती है जहां उसको उन गुंडों ने छेड़ा था और उसको राघव और छोटू वहीं खड़े मिलते हैं। उनके पास जाकर निशा बोलती है, तुमने कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट लेडी को छेड़ा था, ये कहते हुए कि उससे शादी कर लोगे। अगर वो तैयार हो गई तो क्या सच में कर लोगे? बोलो, सच था वो? मैडम, ये चीज तो मैं हर लड़की से बोलता हूँ, मगर किसी ने तो पलट के हाँ नहीं बोला। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो लड़की तुम्हें मिल सकती है, लेकिन एक सौदे के तहत। तुम्हें मुझे उसके बदले में पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हें उसके साथ शादी का झूठा नाटक करना होगा। उसके बाद तुम उसके साथ जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई मस्त ऑफर है, अपना लो। फुल मौज करना भाभी के साथ। ठीक है, मंजूर है। अपन को क्या करना होगा? मैं उसी गुंडे को अपना भाई बनाकर घर लेकर आई थी और दीदी की शादी करने का ड्रामा किया, लेकिन असल में वो शादी नहीं थी। मैंने अपनी गर्भवती ननद का सौदा किया था। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तूने ये जायदाद के लालच में किया और मेरी बहन को बेचकर तू उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वो तो समय रहते इस घटिया इंसान की बात सुन ली, इसके साथी के साथ सौदे वाली, वरना आज मैं अपने हाथों अपनी बहन को बेच देता। लेकिन अब तू और ये तेरा भाई जेल में बैठकर सौदा खेलना। निशा की सच्चाई सुनकर आशिका की आंखों में आंसू थे। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी भाभी ने उसका सौदा करने की सोची, लेकिन समय रहते केशव ने अपनी बहन को बचा ही लिया और निशा, राघव और छोटू को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।